एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अक्रॉस द पीरियड में मीन्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इससे इंक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज श्रिंक होता जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ती जाएगी। अब जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, क्योंकि वो मोर ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा अट्रैक्शन है उनमें। और टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ थोड़ी वीक हो जाएगी, तो फिर कम एनर्जी देने पर ही। नहीं नहीं, किसी दूसरे एटम से नहीं दी जा रही होती, ये बस अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जा रहा होता है किसी भी सोर्स में, फोटॉन की शक्ल में, वेव की शक्ल में। ठीक है, वो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन होता है, किसी दूसरे एटम से नहीं दी जा रही होती। ये वेव्स के थ्रू, फोटॉन्स के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू जब एनर्जी आती है तो एटम एटम वो एनर्जी गेन करता है और फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप अप करता है। सही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी क्योंकि आखिरी शेल दूर होगा, तो वो लेस अट्रैक्टिव होगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आप समझने ऑपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी दे रहे थे और इलेक्ट्रॉन ले रहे थे एटम से। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे और एनर्जी एटम देगा हमें। ठीक है। हर शेल में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनर्जी चेंज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व करेगा। हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप इन करेगा किसी शेल में तो उस इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने के लिए एटम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एटम पे चार्ज आ जाएगा प्लस, कैटाइन बन जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एटम पे चार्ज आ जाएगा माइनस और ये एनाइन बनेगा। ठीक है। जनरली जो है वो अगर पीरियड की बात करें तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी है। ये इलेक्ट्रॉन की जो एबिलिटी है ना एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो कम होती जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे तो एटम की तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी। तो जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को फेवर नहीं करेगा, उसे स्ट्रांगली ग्रिप नहीं करेगा। सही है, जितना फासला कम होगा उतना स्ट्रांगली एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रिप करके रखेगा। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी एंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट नेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटल करैक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ जाए। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है ये एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जितना कल आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड में पोलर एंड नॉन पोलर करैक्टर, ये दो डिसिमिलर एटम है। तो उसमें जो है वो जो ज्यादा पावरफुल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर है उसको अपनी तरफ खींच के रखिएगा। उसका इन्फ्लुएंस उसकी तरफ ज्यादा होगा तो उसके पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि जो इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है ना बॉन्डिंग का, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ खींच के रखे ना, हम उसे कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। अब इसका जो ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है
टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जैसे कि अब ये एक एटम है ए और एक एटम है बी। एक एटम के अंदर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बी में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सपोज ये एच है और ये सी एल है, सपोज, ठीक है। हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। अब जो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इन दोनों ने शेयर किया हुआ है, उसका ज्यादातर झुकाव बी की तरफ होगा, उस एटम की तरफ होगा जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ज्यादा झुकाव इसकी तरफ होगा, पूरा का पूरा ये ले नहीं लेगा क्योंकि शेयरिंग करनी है इन्होंने, कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब इसका झुकाव इसकी तरफ होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और जिस एटम से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर होगा उस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये दो पोल बन जाएंगे। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव साइन आया है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें एटम के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे। क्लियर? नाउ मेटेलिक करेक्टर, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम की एबिलिटी, पार्शियल का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, कि उस पर पूरा चार्ज नहीं है, उस पर सिर्फ असर आ रहा है नेगेटिविटी का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, जबकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चले नहीं गए। वो शेयर है, वो दोनों के दरमियान शेयर ही रहेंगे। क्लियर है इरफाना? ओके। तो मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर होता है कि एटम की एबिलिटी, कि वो, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। एक एटम की जो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और पॉजिटिव आयन बनाए, वो कहलाता है मेटालिक करैक्टर। और ये मेटालिक करैक्टर तो मेटल्स में ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें ग्रुप ट्रेंड की, तो डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसलिए डिक्रीज होगी कि देखें हमारे टेबल में लेफ्ट साइड सारे मेटल्स हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि मेटालिक करैक्टर तो स्पेसिफिक होता ही मेटल का है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है। नाउ ट्रेन इन ग्रुप, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इससे इंक्रीज होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो आखिरी शेल की अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे जरा कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। दैट्स वाई हम कहते हैं इन ग्रुप टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। सॉरी, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, उल्टा बोल गई। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। नाउ रिएक्टिविटी, जो मेटल्स हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन का ग्रुप, क्योंकि अगेन वही बात कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा, क्योंकि वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी होगा। नॉन मेटल्स में क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स में जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि देखिए डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। जब वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो उसके ऊपर अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की कम हो जाएगी। और हम क्या डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम हो जाएगी ना। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी। दैट्स वाई नॉन मेटल में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। मेटल्स में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, नॉन मेटल में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है। दिस इज अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये प्रॉपर्टीज के हवाले से था यहाँ तक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है इन स्टार्ट। अब ये वो टेबल है जो पहले स्टार्ट में आए थे और बाद में ये फेल हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डॉबनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड। ठीक है, डॉबनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड दिया था, और डॉबनियर के अकॉर्डिंग
ट्रेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। ठीक है, तो डॉबलिनर ने 3 ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, और डॉबलिनर के मुताबिक मिडल एलिमेंट की जो मिडल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है वो दिस इज द एवरेज ऑफ अदर टू। ठीक है, मतलब 3 ऐसे एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज में सेम हो, उन 3 एलिमेंट्स में अगर आप 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को सम करें, एवरेज निकालें उसकी, तो जो उसकी एवरेज होगी दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन। ठीक है, ये है डॉबलिनस लॉ ऑफ ट्रेड। लेकिन ये भी फ्यू सेट ऑफ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था, सब पे नहीं था एप्लीकेबल, ये फेल हो गया था फिर। ठीक है, नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। न्यूलैंड ने एलिमेंट को जो है वो अरेंज किया था 8 के सेट्स में। इसने एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अरेंज किया था 8 एलिमेंट को, और वो 8 जो हर 8वां एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी दे रहा था फर्स्ट वन के साथ। ठीक है, इसका अरेंज किया था ये जितना आप यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। उसके बाद अगर आप 8वें को देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम प्रॉपर्टी सेम सिमिलर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये भी अगेन कुछ के ऊपर एप्लीकेबल था लेकिन सब पे नहीं, जैसे कि अब हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ आ गई। ठीक है, एंड देन कोबाल्ट निकल बी कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी इनके साथ आ गए। कॉपर जिंक भी बी ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी इनके साथ आ गए। तो ये भी कुछ पे एप्लीकेबल था और सब पे एप्लीकेबल नहीं था। एक और चीज जो न्यूलैंड ने ये अरेंजमेंट की थी ना ऑक्टेव की, ये इसने की थी म्यूजिक के 7 सुर पे। ठीक है, सारे गामा पा। ठीक है, इस तरह इसने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट के 7 सुर पे इसने अरेंजमेंट की थी। इसलिए इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। अब उसके बाद है मेंडलिस का टेबल। ये अब हमने स्टार्ट में आज डिस्कस किया कि इसमें जो अरेंजमेंट की गई थी वो एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग की गई थी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की चेंज होंगी वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। और इसने इस तरह अरेंजमेंट की थी, इसने ग्रुप, इसने पीरियड ज्यादा बनाए थे, 12 पीरियड थे और ग्रुप 7 थे। और इसमें इसने अरेंजमेंट की थी बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज। और उसमें अगेन वही मसला था, जैसे मैंने आपको आर्गन और पोटाशियम की एग्जांपल दी, इस तरह की और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनमें एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो फिर वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो सेम नहीं रहती। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिसिटी एंड द पीरियोडिक टेबल। आज हमने इन डिटेल पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया है और एटम्स की पीरियोडिसिटी, उसकी उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ग्रुप ट्रेंड्स, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर उनकी क्या तब्दीली आ रही है ग्रुप में या पीरियड में, ये डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर हुआ है आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्टार्ट करें एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आज आप लोग सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मुझे बताना है कि आप किस तरह एड्रेस बता सकती हैं। मैं बिल्कुल, मुझे याद है, मैं करवाती हूँ आपको वो। उससे पहले ना एमसीक्यू सॉल्व कर लें, और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे आंसर बताइएगा, आंसर आप ही मुझे देंगे। इन 1869 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज फेरिट लॉ अबाउट। मेंडलीव का जो फेरिट लॉ था वो किसके अकॉर्डिंग था, मतलब जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स की थी वो किस बेसिस पर की थी? एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज। जी बताएं। एटॉमिक मास डी। जी वेरी गुड, एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन। पीरियोडिक टेबल जो है जो उसको हमने डिवाइड किया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो किस बेसिस पर की है? एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बी। बी। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक बी। कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। जी जी। मैम बी होगा ना?
बी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी। ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ शेल इन द पीरियड टेबल आर नोन एज द, ये बिल्कुल एक पॉइंट मिस हुआ है, ये भी हम इसको अभी सॉल्व ना करें आप, ये पहले हम पॉइंट क्लियर करें, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा पीरियड टेबल पर, ये हमारा जी। इसमें देखें 8 ग्रुप है, जी बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 ग्रुप है, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पीरियड है ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है सिर्फ, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड ये दोनों शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड इसलिए क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों में 8 एलिमेंट आते हैं, तो ये है शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड। अब फोर एंड फिफ्थ जो है ना, ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स पीरियड है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि लेंथ एंड सीरीज भी इसमें आती है ना, 32 एलिमेंट आ सकते हैं इसमें। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 एंड 32, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। सिक्स सेवेंथ के साथ एक्टिनाइड सीरीज मिल जाएगी, लेकिन सेवेंथ में भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो भी डिस्कवर्ड नहीं है, तो सेवेंथ इज अनकम्प्लीट। फर्स्ट शॉर्टेस्ट, टू एंड थ्री शॉर्ट, फोर लॉन्ग, फिफ्थ लॉन्गेस्ट, सॉरी फोर एंड फाइव लॉन्ग, सिक्स लॉन्गेस्ट एंड सेवेंथ अनकम्प्लीट। ये शेल इनके पीरियड्स के अकॉर्डिंग है। अब आप वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। जी, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या रिपीट करना है। मैम नॉर्मल लॉन्ग पीरियड सी। लॉन्ग बी। लॉन्ग, लॉन्ग पीरियड, सिक्स लॉन्गेस्ट है, सिक्स फिर वेरी लॉन्ग आ जाएगा ना, लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलोंग द पीरियड। प्रॉपर्टीज हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज होती है थ्रू आउट द पीरियड। लेफ्ट टू राइट कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। मैम ए। नो, सी। नो, डी। प्रॉब्लम है। एक ही रह गया अब, बस वही है। डी। नो, एटॉमिक रेडियस। जी एटॉमिक रेडियस। डिक्रीज कब कह रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। लेट्स चेक इट, ये देखिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, ठीक है। दैट वाज एटॉमिक रेडियस। आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एटम के पास एबिलिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसलिए डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जो मैं कह रही थी कि मैं आपको समझाऊंगी लास्ट में। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब सपोज है यहाँ पे मैंने एक एटम लिया, और उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ, सही है। मैं उसका आपको नहीं बता रही कि वो एलिमेंट कौन सा है, आप वो हम खुद जज करेंगे, ठीक है। वन एस टू, ये टू जो है वो पावर में जाएगा, सही है। देन टू
NH2, 2s2, 2p2, 3s2, 3p4। सपोज एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। इसमें ये जो 4 है ना, ये 4 है एटॉमिक नंबर। ये 4 है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। और यहाँ पे ये जो 2 है, दिस 2 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ताकि आपको सही से समझ आ जाए, मैंने प्रॉपर पैटर्न में लिख दिया, कंफ्यूजन हो गई। इसी पैटर्न में हम लिखते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन। Yes, ma'am. जी, देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। अब इसमें ये जो 1 है ना, ये 1, ये नंबर ऑफ शेल है। 1 2 2 3 3, ये नंबर ऑफ शेल हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे इसमें ये बताएं कि इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं। आखिरी नंबर ऑफ शेल कौन सा है? मैम 3 3, बिल्कुल। तो जो 3 होगा वो M इसका, बिल्कुल एम शेल, बिल्कुल सही है। जो इसका पीरियड होगा ना, पीरियड इसका 3rd है, सही है। हमें यहाँ से पता चल गया ना। अब आप ये देखिए वैलेंस शेल कौन से हैं, ये पूरा 3 वाला वैलेंस शेल कहलाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 5 6, ऐसा ही है। 4 5 6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6, सही है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा 6। ग्रुप हम रोमन में लिखते हैं हमेशा। अब 6p है या SPD, F क्या है? जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, जी मैम जो आखिरी शेल के में इलेक्ट्रॉन है, जी वो किस पे आ रहे हैं? S पे, P पे, D पे या F पे? ये क्या है? P है। F P है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? EP P। तो जो S और P है ना, ये A ब्लॉक होते हैं। D और F जो है वो B ब्लॉक होते हैं। तो ये क्या है? A ब्लॉक, सही है। अब पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं ना आप। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z से। तो Z नंबर इसका क्या है? 12। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जी अब ये याद रखिएगा, मैं पीरियड टेबल की तरफ जा रही हूँ। एटॉमिक नंबर 12, ग्रुप 6A, 3rd पीरियड। चेक करते हैं ये एलिमेंट वहाँ पाया जाता है या नहीं। जी, हाँ जी। 6A ग्रुप पीरियड, ये वाला, सॉरी जी, 6A पीरियड, सॉरी ग्रुप 6A। और पीरियड कौन सा है? 3rd। 3rd पीरियड में 6A। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 6A। 16 एटॉमिक नंबर नहीं, ऐसा क्यों? एक मिनट, या तो हमने कोई गड़बड़ की है। हाँ हाँ, बिल्कुल। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लिखिए। फिर मिस्टेक हुई और आपने भी नहीं बताया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। हम पी को कंप्लीट फिल करेंगे तो ही आगे एस की तरफ जा सकेंगे ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 16।
एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16, 6A थर्ड पीरियड, सल्फर है ये। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये बता सकते हैं कि एटम का एड्रेस क्या है, थर्ड पीरियड, और ये 6A ग्रुप सल्फर। और इसकी बैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, CS2 3P2, सही है। और अब हम चेक करते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, क्या वो भी बैलेंस शेल में यही है, उसके भी CS2 3P2। CP4 सॉरी, CS2 एंड CP4 वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो पेरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन ही लिखी जाती है, बाकी इनर शेल्स की नहीं लिखी जाती। तो इस तरह मैं आपको ये लास्ट में आपको ये बताना था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम का एड्रेस कंप्लीट। ये देखें, CS2 एंड CP4 हमारी भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में। इज इट क्लियर?